बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न बायो बायोट्रिक्स। बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स का कर चुके हैं और आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है स्केलेटन के बारे में। देखते हैं स्केलेटन हम किस चीज़ का पढ़ने वाले हैं। बच्चों, हमें पता है कि स्केलेटन बॉडी को एक खास शेप देता है, एक सपोर्ट देता है। और ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन का जो स्केलेटन होता है वो एंडोस्केलेटन होता है, जबकि इंसेक्ट में एक्सोस्केलेटन पाया जाता है जो कि काइटिन का बना होता है। अगर हम सेल की बात करें तो सेल को भी एक खास शेप चाहिए और इस शेप को मेंटेन रखने के लिए सेल के अंदर भी स्केलेटन मौजूद होता है, जिसे हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। साइटो का मतलब है सेल, स्केलेटन का मतलब है सेल के अंदर पाए जाने वाला स्केलेटन। तो स्केलेटन या तो फाइबर्स का बना होता है या फिर प्रोटीन्स का बना होगा। साइटोस्केलेटन में हम 3 टाइप्स के फिलामेंट और ट्यूब्यूल्स पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज माइक्रो ट्यूब्यूल, सेकेंड वन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट या ट्यूब्यूल, थर्ड वन इज माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो ट्यूब्यूल होता है वो डायमीटर में बहुत चौड़ा होता है, इसका डायमीटर बहुत चौड़ा होता है और ये अंदर से हॉलो होता है और ये जिस प्रोटीन का बना होता है उसे बोला जाता है ट्यूबुलिन। माइक्रोट्यूब्यूल का जो ट्यूब्यूल होता है वो हॉलो होता है अंदर से और इसका डायमीटर सबसे बड़ा होता है, इन दोनों में ये सबसे बड़ा होता है और ये जिस प्रोटीन का बना होता है उसे ट्यूबुलिन प्रोटीन बोला जाता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट डायमीटर में माइक्रोट्यूब्यूल से पतला होता है और ये अंदर से सॉलिड होगा, कोई हॉलो नहीं है, यहाँ पे ये सॉलिड है। और ये जिस प्रोटीन का बना होगा, जैसे कि हमारे बाल जिस प्रोटीन के बने हैं उसे बोला जाता है केराटिन प्रोटीन। अगर हम माइक्रोफिलामेंट की बात करें तो सबसे पतला जो फिलामेंट है वो है माइक्रोफिलामेंट, जो डायमीटर में सबसे पतला है और ये भी अंदर से सॉलिड है, कोई हॉलो, कोई सुराख नहीं है। दिस इज आल्सो सॉलिड। तो ये जिस प्रोटीन का बना होता है उसे बोला जाता है मायोसिन या एक्टिन। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये मसल सेल्स में पाया जाता है, बाकी सेल्स में भी पाया जाता है, लेकिन मसल सेल्स में ये अरेंज्ड होता है और ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट की अगर हम बात करें तो सेल के अंदर न्यूक्लियस में जो पोर्स होते हैं वहाँ पर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होंगे और बाकी जगहों पे भी प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर हम अक्सर देखते हैं इनको। अगर हम ट्यूबुलिन प्रोटीन यानी माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रियोल, फ्लैजेला, सीलिया, और स्पिंडल फाइबर्स माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं। बात करते हैं हम सेंट्रियोल की। सेंट्रियोल सेल में पाया जाने वाला और ये जैसे कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये डायमीटर में बड़े होते हैं, सबसे इसका डायमीटर ज़्यादा होता है। ऐसे 2 डब्बे पड़े होते हैं सेल में 90 डिग्री पे, यानी परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर पड़े होते हैं और इसके अंदर फिलामेंट्स होती हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं।
जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। इन डब्बों को नाम दिया जाता है सेंट्रियोल, और इन डब्बों के अंदर पाए जाने वाले ऐसी पतली पतली और ट्यूब्स होती हैं। इन ट्यूब्स को बोला जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिनकी हम बात कर रहे हैं अभी। यानी ये सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं और ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है। सेंट्रियोल जो है उसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ये ऐसे नहीं होते। ये इनका जो स्ट्रक्चर बना होता है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी ट्यूबुलेंट प्रोटीन का बना होता है। कोई सेल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट नहीं है और ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं। सेंट्रियोल एनिमल सेल में पाए जाते हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं सेल डिवीजन में कैसे ये हेल्प करते हैं। ये हमने लिया एक यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में ये है न्यूक्लियस, दरमियान में बना लेते हैं बड़ा सा न्यूक्लियस। दिस इज यूकैरियोटिक सेल और इसके दरमियान में ये हमने बना लिया है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट में और प्लांट्स में कोई सेंट्रियोल नहीं होते। ये हमने बना लिया है इस सेल का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के साथ ये दोनों डब्बे ऐसे 90 डिग्री पे पड़े होते हैं एक दूसरे के। जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो ये इंटरफेज में ये खुद को क्या कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं। डबल करने के साथ ये एक इस साइड पे आ जाता है और एक उधर ही रह जाता है। इसके अंदर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और ये अंदर से हॉलो है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम होंगे सेल न्यूक्लियस के अंदर। अब इन क्रोमोसोम ने जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो इन क्रोमोसोम ने भी डिवाइड करना होता है। इंटरफेज में ये क्रोमोसोम क्रोमेटिन की सूरत में होते हैं, लेकिन जब सेल खुद को तैयार करता है डिवीजन के लिए तो ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। अब जब एम फेज स्टार्ट होता है तो एम फेज में यहाँ पे जो इक्वेटर होता है, सेल का जो इक्वेटर होता है, एम फेज में यानी प्रोफेज से फिर एम फेज में, ये प्रोफेज में तो ये सब कुछ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपीयर हो जाता है। इनके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं एम फेज मेटाफेज में ऐसे इक्वेटर पे लेट जाते हैं। और देखो इन क्रोमोसोम में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल है। इससे पहले इसमें इसका ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ये भी 2 क्रोमोसोम है और ये भी 2 क्रोमोसोम, ये 4 क्रोमोसोम नहीं है, 2 क्रोमोसोम है। लेकिन इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए डबल है क्योंकि इसने एक क्रोमोसोम ने एक सेल में जाना होता है और एक डीएनए का जो पोर्शन है उसने दूसरे सेल में जाना होता है, इसलिए ये अपने अमाउंट ऑफ डीएनए को डबल कर देता है। तो ये सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल के माइक्रोट्यूब्यूल से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं ऐसे और क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे लगे काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे काइनेटोकोर एक प्रोटीन है जो कि सेंट्रोमियर पे लगा हुआ है और एक क्रोमोसोम में 2 काइनेटोकोर होते हैं, एक इस साइड पे एक दूसरी साइड पे। ये स्पिंडल फाइबर्स निकले माइक्रोट्यूब्यूल से, सेंट्रियोल के माइक्रोट्यूब्यूल से, ये यहाँ से। तो क्या होगा, ये शॉर्टन होना स्टार्ट कर देंगे और इन क्रोमोसोम को फाड़ देंगे दरमियान में से। जब ये इस पे लग गए तो ये क्रोमोसोम दरमियान में से फट जाएंगे। फटने के साथ और ये स्पिंडल फाइबर्स के शॉर्टन होने के साथ ये क्रोमोसोम एक इस साइड पे आ जाएगा और ये दूसरा जो है दूसरी साइड पे चला जाएगा और स्ट्रक्चर इस तरह का हमें नज़र आएगा एनाफेज में।
अब यहाँ से साइटोप्लाज्म फर्म होना स्टार्ट कर देगा, यानी अंदर की तरफ इन्विजिनेट कर देगा और आहिस्ता आहिस्ता ये क्रोमोसोम यहाँ से जाएंगे, ये स्पिंडल फाइबर शॉर्टन होना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे फिर से क्या होगा, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएंगे और ये क्रोमोसोम जो यहाँ से पट गए थे ये दरमियान में यहाँ पे आ जाएंगे। ये अब न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन अपीयर हो गया है और ये क्रोमोसोम जो है, ये क्रोमोसोम इसमें 2 आ गए और 2 क्रोमोसोम इसमें चले गए और यहाँ से सेल ने डिवाइड कर दिया और हमारे पास कितने सेल बने, एक सेल से 2 सेल बने। और ये काम किसने किया, सेंट्रियोल के अंदर पाए जाने वाले माइक्रोट्यूब्यूल ने ये काम किया। अब हम दूसरे ऑर्गेनेली के बारे में भी आपने नाम सुना होगा, सेंट्रियोल के साथ सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम क्या है, सेंट्रोजोम अगर हम सेंट्रियोल के गिर्द इस तरह का स्ट्रक्चर लगाएं, इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोग लगाएं तो क्या होता है, इस स्ट्रक्चर को सेंट्रियोलर मटेरियल बोला जाता है। अब पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल के लगने से अब ये सेंट्रियोल प्लस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल और सेंट्रियोल के अंदर पाए जाने वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम नाम देते हैं सेंट्रोजोम। आई समझ में बात, इन तीनों को पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, ये 2 डब्बे सेंट्रियोल के, इन दोनों डब्बों के अंदर पाए जाने वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम सेंट्रोजोम का नाम देते हैं। सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल राइबोसोम, दे ऑल आर मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली। आई समझ में। अब प्लांट में क्या होता है, प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, उसमें क्या होता है, प्लांट सेल में अगर हम देखें, ये हमने बनाया एक प्लांट सेल और ये है उनके अंदर न्यूक्लियस। प्लांट सेल में भी तो राइबोसोम प्रोटीन्स बनते हैं, डीएनए होता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए पे राइबोसोम अटैच होते हैं और प्रोटीन्स बनते हैं और इस तरह गोल्जी बॉडी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि डिफरेंट प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये प्रोटीन्स यहाँ पे आके ऐसे पड़े होते हैं ये प्रोटीन, और ये कौन से प्रोटीन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो एनिमल्स में सेंट्रियोल के अंदर होते थे और यहाँ पे सेल के साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो एक ऐसा सेंट्रल पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं MOC यानी माइक्रोट्यूब्यूलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। वो इसको अरेंज कर लेता है। यहाँ पे ये आ गया, फॉर एग्जांपल ये है माइक्रोट्यूब्यूलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ये इन जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के प्रोटीन्स इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो इनको अरेंज कर देता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर। तो यहाँ पे जब इस सेल ने डिवाइड करना होता है तो इस माइक्रोट्यूब्यूल से फिर स्पिंडल फाइबर से अराइज होते हैं और इस तरह सेल डिवाइड हो जाता है प्लांट में। आई समझ में बात। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं सेंट्रियोल का कि कैसे होता है। ये है क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये हम बना रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट में, यानी 3-3 छोटे छोटे पतली पतली पाइप हैं जो कि ऐसे लगे हुए हैं, 3-3 पाइप, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9, इस तरह का 3-3 ट्यूब का 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं।
और इसके दरमियान में कुछ भी नहीं होता। इस दरमियान वाली जगह को हब बोला जाता है। इसी तरह ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं यहाँ से भी अटैच होते हैं एक दूसरे पे, ऐसे अटैच होते हैं, और ये ऐसे स्पोक बना के हब के साथ भी अटैच होते हैं और ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। पतली पतली पाइप्स होती हैं, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं, बस ये पाइप्स हैं जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। और इनकी अरेंजमेंट 9+0 है। 9 मतलब कि टोटल 9 है ये जो स्ट्रक्चर हैं, और इसमें ट्रिपलेट यानी 3 पतली पतली माइक्रोट्यूब्यूल्स के पाइप लगे हुए हैं। तो इसको 9+0 की अरेंजमेंट हम बोलते हैं सेंट्रियोल में। और टोटल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो 27 बनते हैं, यानी 9 × 3 इज़ 27। 9 टोटल ये है और 3 अगर हम इसको कर लें तो 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इसमें। इस तरह अगर हम बात करें फ्लैजेला की, फ्लैजेला यूकैरियोटिक सेल में होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजेला है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। उसमें कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते, उसमें कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, बस ऐसे ही एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल का फ्लैजेला, जैसे कि स्पर्म, हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सेल है जो कि मूव कर सकता है, जिसे हम स्पर्म बोलते हैं, और उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है। तो फ्लैजेला की अरेंजमेंट अगर हम देखें तो ये हमने बनाया दो इस तरह की अरेंजमेंट से 2 होंगे और 9 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे हम 9 बनाएंगे। इस तरह 9 की अरेंजमेंट होगी और इसके दरमियान में भी 2 पाइप्स लगे होंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के। ये पाइप्स जो है ये यहाँ से भी इसके साथ अटैच होंगे। ये जो जगह है जहाँ पे ये चीज़ें बनी हुई हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, इस सेंटर को बोला जाता है एक्सोनीमा या कोर। इसके गिर्द सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये यहाँ से भी अटैच होगी ऐसे, और एक ऐसे शीट सा बनेगा, यहाँ से ये अटैच होंगी, और ये इसका हब है, और ये आपस में भी ऐसे अटैच होंगी। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो आपस में भी एक दूसरे के साथ अटैच होंगी। ये है हमारा फ्लैजेला जो हमने ट्रांसवर्स काट दिया है। इसी तरह का स्ट्रक्चर सीलिया में भी होगा। सीलिया साइज में बहुत छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू फ्लैजेला के। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो ट्यूब्यूल्स की माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट होगी वो 9+2 की अरेंजमेंट होगी, जबकि सेंट्रियोल में हम पढ़ते हैं 9+0 की अरेंजमेंट। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, सेंट्रियोल में 9+0 की अरेंजमेंट होती है, जबकि फ्लैजेला और सीलिया में 9+2 की अरेंजमेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजेला पाया जाता है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजेला पाया जाता है वो माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं बहुत कोशिश करती हूँ बच्चों कि आप लोग को समझा सकूँ अच्छी तरीके से। पता नहीं आप लोग को समझ में आता भी है कि नहीं। उम्मीद करती हूँ अगर आप लोग को समझ में आता है तो मुझे कमेंट करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।